नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर है, लेकिन लोग मुझे डॉक्टर राजशेखर मल्होत्रा के नाम से जानते हैं। आज मैं आप लोगों को अपने साथ हुए एक बेहद ही डरावने हादसे के बारे में बताना चाहता हूं। दरअसल इस समय मैं यूपी में बरेली के एक हॉस्पिटल में पोस्टेड हूं और यही अपनी फैमिली के साथ रहता हूं। साथ ही यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी बीवी विनीता भी एक लेडी डॉक्टर है, जो अपना खुद का एक क्लिनिक भी चलाती हैं। हम दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है, जिसका नाम प्रिंस है। अब ये तो हो गई मेरी शहर में रहने वाली फैमिली की बात। अब जरा मैं आप लोगों को मेरे की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि आज की स्टोरी को समझने के लिए आप लोगों का ये सब जानना बेहद जरूरी है। दरअसल मैं यूपी के बांदा जिले के एक कस्बे का रहने वाला हूं। मेरे पापा और चाचा का जॉइंट में एक बिजनेस है, जिसमें अच्छी आमदनी होती है, जिसके चलते गांव में हमारा परिवार संपन्न परिवारों में गिना जाता है। मेरे परिवार में पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है और मेरे पापा का शुरू से ही मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। इसके लिए उन्होंने शुरू से ही मेरी अच्छी पढ़ाई करवाई थी। उनकी इच्छा पूरी हुई, उनका पैसा और मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने धीरे धीरे करके MBBS की डिग्री पूरी कर ली। भैया सच्ची कहूं, जब डॉक्टर बना था ना, तो सीना चौड़ा हो गया था अपना। लगता था अब जिंदगी पटरी पर आ गई है, लेकिन क्या पता था ये पटरी सीधा नरक के स्टेशन तक जाती है। मेरी MBBS की डिग्री जैसे ही हाथ में आई, पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। माँ ने उस दिन खास हलवा बनाया था, सूजी वाला, जिसमें खूब सारा घी डाला गया था। पापा ने मोहल्ले में मिठाई बांटी और सबको बताया मेरा बेटा अब डॉक्टर बन गया है। मैं खुद भी थोड़ा घमंड से भर गया था। इतने सालों की पढ़ाई, कर्ज, कोचिंग, नींदें सब रंग लाई थी। अब लगा था चलो कुछ बन गए। कुछ ही दिन बाद पोस्टिंग का आदेश आया। सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राही गांव, जिला मिर्जापुर। नाम सुनते ही मैं थोड़ा सन्न रह गया। राही, ये कौन सी जगह है? मैंने और मेरे साथियों ने पोस्टिंग को लेकर विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने नियमों का हवाला देकर कहा कि नियम के अनुसार ग्रामीण इलाके में भी सेवा देनी पड़ेगी। अभी पोस्टिंग नहीं होगी तो बाद में होगी। बाद में तुमको दिक्कत होगी, इसलिए अभी एडजस्ट कर लो। अभी सेटल नहीं हुए हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में परेशानी होगी। गूगल सर्च किया तो दिखा नजदीकी बस स्टॉप से 12 किलोमीटर अंदर है। यहां तब भी गनीमत है। इसके अलावा और दूर दराज के गांवों तक तो और भी दिक्कत है। ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों पर चलकर बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा जा सकता है। वहां आसपास घने जंगल भी हैं। घर में सबको चिंता हो गई। एक तो अनजान इलाका, ऊपर से इतना इंटीरियर भी है। मैं कभी ऐसे माहौल में रहा नहीं। पापा बोले, बेटा किसी से पंगा मत लेना, सरकारी नौकरी है, जैसा काम हो पाए वैसा ही करना। माँ तो सुनते ही चिंता में पड़ गई। अकेले रहेगा, वहां कुछ हो गया तो? मैंने कहा, अरे माँ, डॉक्टर बन गया हूं, अब डरना किस बात का। अगले हफ्ते मैं अपने हीरो होंडा CD डीलक्स पर बैग लटकाए राही गांव की ओर निकल पड़ा। शहर की चहल पहल से निकलते ही रास्ते बदलने लगे। अब पक्की सड़क की जगह उबड़ खाबड़ रास्ते, बीच बीच में कीचड़ भरे गड्ढे आ रहे थे और आसपास सिर्फ खेत ही खेत थे। गांव में घुसते ही लगा जैसे मैं आदिम युग में आ गया हूं। वक्त कुछ साल पीछे लौट गया हो। छप्पर वाले घर दिखने लगे। कुछ बच्चे जो मिट्टी में खेल रहे थे, वे मुझे देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। मोटरसाइकिल वाला आया, मोटरसाइकिल वाला आया। कुछ बूढ़े जो पीपल के नीचे ताश खेल रहे थे, वे मेरी ओर उत्सुकता से देखने लगे और जब नहीं रहा गया तो पूछने भी लगे, भाई आप क्या बेचने आए हो? मुझे उनके भोलेपन पर हंसी भी आई और थोड़ी गुस्सा भी कि क्या ये लोग वास्तव में इतने अनजान हैं या फिर मेरा मजाक बनाने के लिए बन रहे हैं। मैंने कहा, ये राही गांव ही है ना? उनमें से जो सबसे बुजुर्ग थे वो बोले, बेटा ये राही गांव ही है। तो मैंने कहा, तो मैं यहाँ का नया डॉक्टर हूँ, अब बताओ अस्पताल कहाँ पर है? ये सुनते ही अभी तक जो बूढ़े लोग आराम से बैठे थे, वे एकदम से सावधान मुद्रा में खड़े हो गए और बच्चे भी ऐसे तनकर खड़े हो गए मानो मैं डॉक्टर नहीं कोई DM हूं। जब मैंने कहा कि चलो कोई बच्चा आकर मेरी बाइक पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता बताओ, ये सुनते ही बच्चों में होड़ मच गई कि मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। इतने छोटे से गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल थोड़ी ना था, लेकिन मैं इसी बहाने किसी बच्चे से यहाँ के बारे में जानकारी लेना चाहता था। मैंने एक साफ सुथरे बच्चे को बुला लिया, उसे बाइक पर बिठाया और वो रास्ता बताने लगा। उसने अपना नाम रचित बताया। उसके पापा शहर में कोई जॉब करते थे और वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता था। बड़ी जल्दी 2 मोड़ के बाद स्वास्थ्य केंद्र आ गया। बाइक रुकते ही रचित कूद कर उतर गया
और स्वास्थ्य केंद्र में घुस गया। वहां उसने सबको मेरे आने की सूचना दे डाली। मुझे उसकी फुर्ती देखकर हंसी आ रही थी। मुझे यहां कोई ऐसा बंदा चाहिए था जिससे यहां की कुछ जानकारी मिल सके। इसके लिए मुझे रचित से अच्छा कोई नहीं दिखा, क्योंकि बच्चे सच्चे और मन के भोले होते हैं। तभी तो उन्हें भगवान कहाँ गया है। मैंने रचित से दोस्ती गांठने की बात सोच ली। जैसे ही रचित मेरे पास आया, मैंने उसे 100 रुपए का नोट दिया और उससे कहा, दोस्त तुम तो बहुत अच्छे हो, जाओ इससे कुछ खा पी लेना। पहले तो रचित ने मना किया, लेकिन जब मैंने जबरदस्ती ही उसको दे दिया तो उसने मुझे नमस्ते किया और वहां से भाग गया। जाते जाते कह गया, डॉक्टर अंकल आपके लिए मैं चाय लाऊंगा, आप मना मत करना, तभी मेरे दोस्त बनोगे, वरना नहीं। ये कहकर वो हंसता हुआ भाग गया और मैं उसकी मासूम हंसी का कायल हो गया। स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखकर मेरा मन उदास हो गया। वो एक बेहद पुरानी बिल्डिंग थी, जिसका पुराना सफेद रंग का कमरा बिल्कुल झरझर हालत में था। वही मरीजों की ओपीडी थी, वही मुझे मरीज देखने थे। उसका पेंट तक उतर चुका था। बाहर एक बोर्ड टेढ़ा होकर लटक रहा था, सरकारी डिस्पेंसरी राही। मैं जैसे ही अंदर घुसा, सामने ही 2-3 लोग सावधान की मुद्रा में खड़े मिले। सबसे आगे कंपाउंडर बाबूलाल था, जो लगभग 50 साल का होगा। सिर पर कुछ ही बाल बचे थे, बाकी चमकदार खोपड़ी थी। मुझे देखकर उसने नमस्कार किया। उसकी देखा देखी वहां खड़े लोगों ने भी मुझे नमस्कार किया। वो मुस्कुराते हुए बोला, डॉक्टर साहब जय हो, बहुत दिन बाद यहाँ कोई नई उम्र के डॉक्टर आए हैं। मैं थोड़ा मुस्कुराया। नमस्ते बाबूलाल जी, मैं डॉक्टर शेखर। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, हम तो यही दुआ कर रहे थे कि अगली बार कोई अच्छा डॉक्टर आए। पिछला वाला तो बस चाय पीने आता था। फिर धीरे से बोला, वैसे आप भी 1-2 दिन में भाग जाएंगे, सब भाग जाते हैं इधर से, यहाँ कोई नहीं टिकता। मैं बोला, ऐसा क्यों? बाबूलाल हंसने लगा और बोला, क्योंकि यहाँ के मरीज जितना बीमार नहीं, उतना भूतिया माहौल बीमार है। मैं थोड़ा चौंका और पूछा, वो कैसे? तो बाबूलाल ने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा हूं साहब, आप परेशान मत होइए। मेरे कहने का मतलब यह था कि यहाँ के लोग अंधविश्वासी बहुत हैं। उन्हें दवा पर इतना यकीन नहीं होता है जितना झाड़ फूंक पर। कितनी भी अच्छी दवा दी जाए, लेकिन उन्हें यही लगता है कि कोई भूत परेशान कर रहा है, उन्हें कोई चुड़ैल परेशान कर रही है। वो उन्हें दवा से ठीक नहीं होने देगी। उन्हें रोग नहीं पता होते हैं, कौन सा भूत कैसे परेशान कर रहा है, ये लक्षण पता होते हैं। आइए दिखाता हूं आपकी राजगद्दी। राजगद्दी वो इसलिए बोल रहा था कि डॉक्टर के बैठने वाली कुर्सी बहुत ही जर्जर और नाजुक हालत में थी, इसलिए उसे मजाक सूझ रहा था। डिस्पेंसरी की हालत तो पहले से ही देख ली थी। अब मुझे इलाज करने के लिए पहला मरीज और एक लकड़ी की कुर्सी, यानी बाबूलाल की भाषा में राजगद्दी दी गई। कुर्सी की धूल बाबूलाल ने झाड़ दी। तुरंत ही जो गर्द उठी, उससे मुझे एकदम से खांसी आने लगी। फिर भी मैं बैठ गया। कुर्सी मेरे बैठते ही चरमरा गई, लेकिन ये देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया कि सामने पड़ी टेबल पर धूल की मोटी परत थी, जिस पर कबूतरों के पैरों के निशान थे, यानी हद है बिल्कुल। ठीक है, डिस्पेंसरी गांव की है, तो क्या सफाई करने में भी कुछ जाता है? बिल्कुल निर्जीव मिट्टी के लोंदे की तरह बैठे हुए हैं, सफाई के लिए हाथ भी नहीं हिला सकते। मैंने बाबूलाल से गुस्सा होकर कहा, चपरासी की हेल्प लो और इस टेबल को साफ करो। कमरे में जो जाले लटक रहे हैं उन्हें हटाओ। कमरे में डिटॉल डालकर पोछा लगवाओ और पंखा चला दो। जब फर्श सूख जाए तो मुझे बुलाना, उसके बाद ही मैं मरीज को देख सकता हूं। फटाफट इतना काम करो, मैं तब तक बाहर खड़ा हूं और खबरदार मुझे दोबारा ऐसी गंदगी नहीं चाहिए। मैं फील्ड में बाहर चला गया। करीब 15 मिनट के बाद मुझे बाबूलाल ने बुलाया। फिर मैंने आकर मरीज को देखा, उसके लिए दवा लिखी। बाबूलाल मरीज के लिए दवा लेने चला गया। तब तक मरीज ने मुझे अपनी और सारी परेशानियां बता दी, जो ठीक बाबूलाल के कहने के अनुसार ही थी। उसकी समझ में उसे दवा नहीं लगती है और इसका मेन कारण ऊपरी चक्कर है। मैंने उसे समझा दिया कि मैं तुम्हें कुछ जांचें बताऊंगा, वो बड़े अस्पताल से जाकर करवा लेना। तुम्हें कुछ लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाओगे। दवा लेकर मरीज चला गया। अब मैंने ध्यान दिया, खिड़की टूटी हुई थी और पीछे स्टोर रूम का दरवाजा अजीब सी आवाज करता था, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। मैंने कहा, बाबूलाल ये खिड़की और दरवाजा ठीक करवा लो। तो वो बोला, साहब सरकारी फाइल का चक्कर है, 3 साल से फाइल आगे नहीं बढ़ी। तभी एक बूढ़ी औरत
लाठी टेकते हुए अंदर आई और कांपती हुई आवाज में बोली, डॉक्टर बाबू, बहुत बुखार है, कल से कांप रही हूं। मैंने ध्यान से देखा, उसकी आंखें लाल थीं, नाड़ी तेज चल रही थी और शरीर गर्म था। मैंने कुछ दवाएं लिखी, डिस्पेंसरी से दी और बोला, खाना खाकर लेना है और ये दवा 3 दिन तक लेना, ठीक हो जाओगी। बुढ़िया मेरी ओर ऐसे देख रही थी जैसे भगवान खुद सामने आ गया हो। वो बोली, पहली बार किसी डॉक्टर ढंग से देखा है और मर्ज पूछी है और बिना पैसे मांगे दवा दी है। बेटा, तेरा भला होगा। अब ऐसा ही रूटीन बन गया और दिन बीतने लगे। मैं सुबह से शाम तक मरीज देखता। किसी को बुखार होता था तो किसी को पेट दर्द, बच्चों को अक्सर सर्दी खांसी रहती थी। बाबूलाल मुझसे परेशान रहने लगा। वो आलसी इंसान पहले सोता रहता था, अब उसे लगातार काम करना पड़ रहा था। वो बोला, साहब, आप तो पागल हो गए हैं, इतना काम कौन करता है? यहां सब दिखावा करते थे, आप तो वाकई इलाज कर रहे हो। मैं हंस देता और कहता, बाबूलाल जी, यही तो मेरा काम है। धीरे धीरे गांव में मेरा नाम होने लगा। जिसे एक बार फायदा हो जाता, वो दोबारा में अपने साथ दूसरे मरीज को भी लेकर आता था। सब मरीज एक दूसरे को बताते थे, राही गांव वाला डॉक्टर बढ़िया है, मर्ज पूछकर ही दवा देता है। ऐसे नहीं कि देखा भाला कुछ नहीं, बस 2 गोलियां थमा दी और चलता कर दिया। असली वाला डॉक्टर लग रहा है। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। मैंने डिस्पेंसरी के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी जहां लोग छांव में बैठ सकें। बाबूलाल ने रंग रोगन करवा दिया। अब टेबल पोंछ दी जाती थी और चमकती रहती थी। इस तरह से पहले जहां एक मनहूसियत बरसती थी, वहां अब रौनक रहने लगी। मैंने गांव वाले लोगों से कहकर फील्ड में चारों तरफ फूलों वाले पौधे लगवा दिए और इस तरह से चपरासी को मिलाकर हम 3 लोगों की एक टीम बन चुकी थी। लेकिन मैं नहीं जानता था, यह शांति का दौर ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि अब इस गांव के आसपास फैली डरावनी कहानियों में अब एक कहानी और शामिल होने जा रही थी, और वो किसी और की नहीं बल्कि खुद मेरी ही थी। मैं नहीं जानता था कि अब मेरा ही किस्सा बनने जा रहा है। अब आगे अपना किस्सा सुनाने से पहले गांव वालों के चक्कर भी समझा दूं, वरना जो हुआ वो समझ नहीं पाएंगे। इस गांव में बुखार से ज्यादा लोग शक और झाड़ फूंक से पीड़ित थे। आपस में ही बिल्कुल जानवरों की तरह लड़ते थे। इतने दिनों में मन लगाकर अपना काम करने से यह काम जरूर हुआ कि लोग मुझ पर विश्वास करने लगे और दवा के संग संग वे अपने झगड़े भी मेरे पास लाने लगे। मैं तो परेशान हो गया, लेकिन इसमें गलती मेरी भी थी। मेरा काम था दवा देना, उसके बाद उनके मामलों में मुझे कोई दखलंदाजी नहीं देनी थी। लेकिन भैया, मैं करता भी क्या? अपने घर से दूर यहां ना तो कोई अपना था, ना कोई मन बहलाने का साधन था। घर में सबसे थोड़ी देर बात कर लेता, लेकिन और बाकी पूरे दिन मैं क्या करता? फिर मैं परेशान हो जाता था। मरीजों को दवा देकर मैं उन लोगों में घुल मिल जाता तो मेरा टाइम पार हो जाता था। इसका असर यह हुआ कि वे लोग भी मुझे अपने हर मसले बताने लगे। हर चीज का साइड इफेक्ट भी होता है, जिससे फायदा होता है उससे नुकसान भी होगा। राही गांव के धीरे धीरे मुझे अपनाने लगे थे। सुबह सुबह बच्चे डॉक्टर अंकल नमस्ते कहते हुए हाथ हिलाते थे और बूढ़े लोग मुझे देख मुस्कुरा देते थे। लेकिन इस गांव में इलाज से ज्यादा झगड़े और झाड़ फूंक का असर चलता था। हर दूसरे दिन कोई ना कोई झगड़ा लेकर पहुंच जाता। एक दिन 2 औरतें बाल खींचते हुए डिस्पेंसरी पहुंची। एक औरत बोल रही थी, मेरी मुर्गी तेरा बेटा उठा ले गया। मुझे देखकर उसने अपनी गुहार लगाई, डॉक्टर साहब इंसाफ करिए, हमारी मुर्गी ले गया रमेशवा का छोरा, और अब कहता है कि खुद आई थी। दूसरी बोली, झूठ काहे को बोलती है? मुर्गी तो अपने आप आंगन में घुसी। मैं हैरान था। मैं बोला, अरे बहनों, मैं डॉक्टर हूं, पंच नहीं हूं। बाबूलाल ने धीरे से कान में कहा, साहब कुछ पाउडर आउडर दे दो, कह दो कि इससे मुर्गी खुद रास्ता ढूंढ लेगी। मैंने झल्ला कर कहा, भाई मुर्गी की दवा नहीं होती, झगड़ा पंचायत में सुलझाओ। तभी एक औरत पास आई और बोली, डॉक्टर बाबू, सुगनी बउआ को कोई टोना कर दिया है, रात में आंखें उलटी घूम जाती हैं। मुझे उसकी बातें सुनकर हैरानी तो हो ही रही थी, लेकिन हंसी भी आ रही थी और साथ में गुस्सा भी। मैंने उससे रोग के लक्षण पूछे। मैंने पूछा, बुखार है? मेरी बात सुनकर उसने जवाब दिया, बुखार तो नहीं है। मैंने फिर पूछा, खाना खाती है कि नहीं? उसने जवाब दिया, हाँ खाना तो खाती है। मुझको कुछ समझ में नहीं आया। मैंने फिर पूछा, तो फिर क्या परेशानी है, उसे क्या हुआ है? तो वो औरत मुंह की अजीब भाव भंगिमा बनाकर बोली, बस लगता है कोई चुड़ैल पीछे पड़ी है, बढ़ के ओझा ने बताया है।
पैर के अंगूठे से खून चूस रही हैं। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मैंने उससे कहा, पहले मरीज को यहां लाओ, मैं देखकर बताऊंगा कि क्या परेशानी है। चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। सुगनी बउआ को जब लाया गया तो वो सच में अजीब हरकतें कर रही थी। आंखें इधर उधर घुमा रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने जांच की तो उसकी नाड़ी तेज थी, सांस भारी थी और हल्का बुखार था। मैंने तुरंत एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल का कोर्स शुरू कराया। बाबूलाल बोला, साहब ये सब ओझा बाबा के केस हैं, आप फालतू के चक्कर में मत पड़ो। मैंने बाबूलाल से कहा, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है बाबूलाल जी। ये बीमारी है, भूत नहीं है। ये सब भ्रम है और भ्रम का इलाज विश्वास से होता है। 3 दिन बाद ही सुगनी बउआ ठीक हो गई। फिर वो खुद मेरे पास आई और बोली, डॉक्टर बाबू आप तो सच्चे भगवान हैं। वो ओझा तो कह रहा था मेरी मौत अब आने ही वाली है। गांव में एकदम हलचल मच गई। अब वहां एक नया ही किस्सा चल निकला था जिसका मुझे पता भी नहीं था। पूरे गांव में एक अफवाह उड़ रही थी कि भूत भगाने वाला डॉक्टर आया है। इसी बीच में ऐसा किस्सा हुआ जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। भूत चाहे होते हों या ना होते हों, लेकिन मेरे साथ जो अजीबोगरीब घटना घटी उसने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि अक्सर जब मेरे पास गांव वाले लोग दवा लेने आते थे तो मुझको अपनी तरफ से सावधान करते रहते थे कि डॉक्टर साहब यहाँ 4-5 कोस तलक कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसे में आपको अपने घर पर भी कोई ना कोई बुलाने आ सकता है। अब यहाँ से 2-3 कोस की दूरी पर जाने में जो गांव के चारों तरफ रास्ते में जंगल पड़ता है, सुना जाता है कि वहां भूतों का अड्डा है। और उसके आगे 1-2 गांव हैं जो एकदम वीरान पड़े हैं। वहां भी सुना जाता है कि भूतों ने अपना बसेरा बना रखा है। इसीलिए रात बेरात में किसी मरीज के घर पर मत जाना। क्या पता कहां पर कोई ऊपरी हवा अपनी चपेट में ले ले। मुझे तो उन लोगों की बातें सुनकर ही चक्कर आने लगता था। अभी तक तो उन्हीं लोगों की भूत प्रेत की बातें होती थी, अब वे मुझे भी बचाने लगे। मैंने कहा, मेरी फिक्र मत करो, ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। रोज सुबह 8 बजे से ही भीड़ लगने लगती। बूढ़े, बच्चे और औरतें सब कोई छोटा मोटा मर्ज लेकर आ जाते। झाड़ फूंक का आलम कुछ ऐसा था कि हर दूसरी बीमारी पर लोग पहले नीम के पत्ते जलाते, फिर ओंझा से फूंक लगवाते और फिर जब हाल बेहाल हो जाता तो आखिर में मेरे पास आते। एक दिन एक मर्द अपनी बीवी को लेकर आया। बीवी की आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो बहुत चिंता में दिखाई दे रहा था। उसने कहा, डॉक्टर साहब इस पे किसी ने नजर लगा दी है और जब से पड़ोसी की भैंस मरी है तब से हमारी चंदा की हालत खराब है। मैंने उसकी पत्नी चंदा की जांच की तो पता चला कि शरीर में खून की कमी थी। मैंने आयरन और मल्टीविटामिन की दवा दी। 3 हफ्ते बाद जब चंदा फिर आई तो उसके चेहरे पर चमक थी। उसने मेरे सामने देशी घी का डिब्बा रखते हुए कहा, डॉक्टर साहब आपकी दवा तो झाड़ फूंक से भी आगे निकली। ओझा बाबा तो कह रहे थे इस पे बुरी आत्मा है। उसने तो बहुत खर्चा बताया था, आपने तो ऐसे ही ठीक कर दिया। ये मैं आपके लिए घी लाई हूं, इसे रख लीजिए। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो मानी ही नहीं और डब्बा रखकर चली गई, क्योंकि मैंने उससे अभी तक एक भी पैसा नहीं लिया था। बाबूलाल फुसफुसाया, अब तो सांप के पास आत्मा भगाने की भी डिग्री लगवानी पड़ेगी। मैंने महसूस किया कि यहाँ घोर अशिक्षा, गरीबी और अंधविश्वास फैला हुआ था। फिर भी लोग भोले भाले थे, अपना समझते थे तो ऐसे कि मुसीबत ही पैदा कर देते थे। एक दिन तो हद ही हो गई जब 2 आदमी एक दूसरे को गाली देते हुए पहुंचे। डॉक्टर साहब बताइए जरा, ये मेरे खेत की मेड़ पर मूली क्यों बोता है? दूसरा बोला, अरे डॉक्टर बाबू पूछिए इससे, इसके बैल ने मेरे सारे टमाटर के पेड़ खा लिए। उनकी बातें सुनकर मैंने अपना माथा पकड़ लिया कि मैं कहां आकर फंस गया हूं। मैं उनसे बोला, मैं डॉक्टर हूं भाई, पटवारी नहीं हूं। बाबूलाल जो हमेशा कोई मजाक करने को तैयार रहता था, वो हंसते हुए बोला, साहब एक दिन आएगा जब आपको शादी ब्याह का भी फॉर्म भरवाना पड़ेगा। यहां सब कुछ डॉक्टर ही करता है। एक दिन रात के समय अचानक ही एक मरीज आ गया। मैं उसे देख रहा था। इंटीरियर गांव में इस समय सन्नाटा छाया रहता है। मैंने देखा कि खिड़की पर कोई खड़ा है। मैंने मरीज से कहा कि तुम्हारे साथ जो भी आया है उसे बुलाकर बाहर बेंच पर बिठा दो। मरीज ने चौंक कर पूछा, मेरे साथ? मेरे साथ तो कोई नहीं आया है। अब मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, अच्छा अभी मैं देखता हूं। बाबूलाल तो अपने घर जा चुका था। मैंने तेजी से बाहर निकल कर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। ये बड़े आश्चर्य वाली बात थी। कोई भी इंसान इतनी जल्दी कहीं भी नहीं जा सकता था।
खैर, मैंने सोचा होगा कोई मन का वोम भी हो सकता है। मैं वापस आया कि मरीज को देखूं तो मैं और भी हैरान रह गया। वहां कोई मरीज नहीं था। मैंने भीतर बाहर सब जगह झांक कर देखा, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। फिर मैंने चपरासी श्यामलाल को आवाज दी। वो बाहर की तरफ एक किनारे पर बने क्वार्टर में अपना खाना बना रहा था। वो मेरी आवाज सुनकर दौड़ता हुआ आया। मैंने उससे कहा कि देखो, आज पास कोई तुम्हें दिखता है? मेरे मन में यह शंका हो गई थी कि ये कोई चोर उचक्के तो नहीं है जो कहीं आसपास ही छिपकर बैठ गए हों, इसलिए ढूंढना जरूरी था। श्यामलाल ने और मैंने उसे पूरी बिल्डिंग में और फील्ड में छान मारा, लेकिन कहीं पर भी कोई कानी चिड़िया तक नहीं दिखी। श्यामलाल ने मुझसे कहा, साहब ये कुछ ऊपरी चक्कर दिखता है। इस बात पर मैंने उसे सख्ती से डांट दिया, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी उसने बाबूलाल से कह दिया और बाबूलाल ने पूरा प्रचार कर डाला। मेरे शुभ चिंतक मुझे सलाह देने आने लगे कि आपको कुछ न कुछ इंतजाम करना ही चाहिए। यहां ऊपरी हवा का चक्कर पूरे जोर पर है। एक दिन मिश्री लाल नाम का बूढ़ा मेरे पास दवा लेने आया। वो पेट पकड़कर कराह रहा था। मुझे देखते ही रोते हुए बोला, डॉक्टर बाबू, कौनों ऐसा खबीस चढ़ गया है कि पेट में आंधी पैदा कर दी है। मैंने पेट दबाकर देखा तो ढेर सारी गैस जमा होने के लक्षण मिले। मैंने पूछा, क्या खाया था? वो बोला, कुछ नहीं डॉक्टर बाबू, कल रात में बेसन लगाकर भुने हुआ कटहल के साथ मैंने देसी घी में बने हुए परांठे खाए, पर ज्यादा नहीं, बस 6-7 ही खाए थे, ऊपर से 5 केले खा लिए। मैं मुस्कुराया और मैंने उसे बताया, ये खबीस नहीं बल्कि गैस छड़ी है बाबा। बाबूलाल बोला, एक बार गैस निकल जाए तो खबीस उतर जाएगा। मैंने उसे दवा दी, एंटासिड और सादा खाना खाने की सलाह दी। अगले दिन मिश्री लाल ताजे मूड में आया और बोला, डॉक्टर बाबू, रात भर में हवा निकल गई, अब तो लग रहा है जीवन फिर से शुरू हो गया। एक दिन दोपहर को जब मरीज कम थे, तभी एक लड़की आई जो देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने अपना नाम सलोनी बताया, शालीन सी, आंखों में कुछ अलग सा अपनापन था। वो मुझसे कहने लगी, डॉक्टर साहब, पेट में थोड़ी जलन रहती है। मैंने जांच की, गैस की शिकायत थी। ये बहुत आम बात थी। मैंने उसे कुछ दवाइयां दी और धीरे से पूछा, खाना समय पर खाती हो? वो मुस्कुराकर बोली, आप जैसे डॉक्टर को देखकर तो भूख भी लगने लगती है, वरना गांव में तो इलाज करवाने में डर लगता था। मैं थोड़ा सकुचाया और बोला, अरे नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। सलोनी चली गई, पर उसकी मुस्कान मेरे दिमाग में रह गई। 3 दिन बाद दोपहर को सलोनी फिर आई। उसने मुझे बताया कि अब उसको फायदा है, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए थोड़ी दवा और लेने आई है। मैंने उसको दवा दी और उसके खाने पीने के बारे में थोड़ी सावधानी रखने को कहा। वो शर्माती हुई ऐसे बैठी थी कि लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती हैं। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? वो बोली, मैं आपके लिए खाना लाई हूं। मैं चौंका, खाना? वो सिर झुकाकर शर्माती हुई बोली, हाँ डॉक्टर बाबू, मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मैंने उनसे कहा, मैं आज दवा लेने जा रही हूं, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर बाबू के लिए खाना भी लेती जाना। मैंने मना किया था, लेकिन वो मानी ही नहीं। मम्मी कहने लगी, डॉक्टर बाबू दिन रात लोगों के लिए लगे रहते हैं, एक दिन मेरे घर का भी खाना खा लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ऐसा कहते हुए सलोनी ने मेरे सामने टिफिन बॉक्स निकाल कर रखा। उसने बड़े आग्रह से, बड़े प्यार से कहा, तो फिर मैं मना भी नहीं कर पाया। मैं थोड़ा हिचका, लेकिन फिर मन में एक अपनापन महसूस हुआ। मैंने सोचा, चलो, गांव के लोग मुझे परिवार जैसा मानने लगे हैं। खाने का टाइम हो गया था। मेरा खाना श्यामलाल ही बना देता था, खाना वाना कुछ नहीं। मैं यहां अपने दिन पूरे कर रहा था। उसको ढंग का खाना बनाना आता ही नहीं था। दाल पानी जैसी बनाता था तो रोटी कभी जली हुई होती थी, कभी कच्ची होती थी। सब्जियों में कोई स्वाद ही नहीं होता था। कभी तो लगता कि सब्जी नमक के घोल में उबाल कर रख दी है। कभी नमक गायब, तेल का पता नहीं, कभी मसाले का पता नहीं। मैं अपने घर के खाने को बहुत मिस कर रहा था, लेकिन यहां तो मैं मजबूरी में फंसकर जो भी मिल रहा था उसी से उल्टा सीधा पेट भर लेता था। क्या सोच रहे हैं डॉक्टर बाबू? सलोनी की आवाज सुनकर मेरा ध्यान टूटा। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इस बीच में सलोनी ने टिफिन बॉक्स के डिब्बों में खाना सजाकर रख लिया है और वो खाने के लिए जिद कर रही हैं। अरे, मैं अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। ऐसे में उसके कहने पर मैंने खाना खाया तो वाकई में खाना मुझे इतना टेस्टी लगा कि फिर तो मैं पूरा खाना खा गया। सलोनी को ढेर सारा धन्यवाद दिया।
गर्मा गर्म बैंगन का भरता, रोटी और आम की चटनी में मजा आ गया। सलोनी ने पूछा, खाना कैसा था? आपके लिए जरा नमक कम हो सकता है, क्योंकि हम थोड़ा कम नमक खाते हैं, पर मम्मी ने बड़े मन से बनाया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली स्वाद होता है। उस दिन का खाना आज भी मेरी जीभ पर है। स्वाद से ज्यादा उसमें जो अपनापन था वो मेरे दिल में उतर गया। फिर कुछ अजीब हुआ। उसके बाद सलोनी नहीं आई। बहुत दिन हो गए। एक बार मैंने बाबूलाल से पूछा, वो सलोनी दोबारा दवा लेने नहीं आई, तुम्हें पता है वो कहाँ रहती हैं? बाबूलाल बोला, कौन सलोनी? किसकी बात कर रहे हैं साहब? मैंने बताया, अरे वही जिसने मुझे बैंगन का भरता खिलाया था। वो हैरान होकर बोला, आप सपना देख रहे हैं का साहब? यहां कोई सलोनी नहीं रहती, ऐसा तो कोई नाम नहीं सुना गांव में। कहीं कोई भूत चुड़ैल का चक्कर तो नहीं है? मुझे गुस्सा आ गया और मैं बोला, बाबूलाल, मैं तुमको मार बैठूंगा। तुम्हारी खोपड़ी में सिवाय भूत के और कुछ भी नहीं आता। ये कोई भूत का चक्कर नहीं, तुम्हारे दिमाग का चक्कर है। पहले अपनी उल्टी खोपड़ी का इलाज कराओ। अचानक मुझे याद आया, वो तो अपना गांव कोई दूसरा बता रही थी जो इस समय मुझे याद नहीं आ रहा था। मुझे खुद पर ही हंसी आई और मैंने सोचा कि मुझे खुद ही याद नहीं, और जब वो इस गांव की है नहीं तो बाबूलाल को इस गांव में कैसे मालूम होगा? दिमाग का इलाज बाबूलाल को नहीं, मुझे करवाना चाहिए। फिर मैं उस लड़की की बात को भूल भी गया। मेरा काम अब बहुत ही बढ़ गया था, जिससे बाबूलाल मुझसे नाराज हो जाता था। दरअसल बात यह थी कि मैं सोचता था, जब मैं यहां रह ही रहा हूं तो फिर मैं अपना पूरा काम करूं। जब कोई मरीज आने जाने लायक नहीं होता था तो मुझे घर पर बुलाया जाता था। इससे मैं लोगों के घर भी चला जाता था। दूर दूर से लोग रात बेरात अपनी कोई ना कोई सवारी लेकर आते थे और मुझे ले जाते थे। भगवान की कुछ ऐसी खास कृपा मुझ पर थी कि मैं जिस मरीज का इलाज करता था वो ठीक हो जाता था। उस इलाके में दूर दूर तक मेरा नाम हो गया था। इन्हीं उलझनों के बीच एक रात आई, और ये वो रात थी जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाया। उस दिन शाम से ही अजीब उमस थी। हवा थमी हुई थी और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान फटने वाला हो, यानी पानी बरसने की पूरी तैयारी थी। मैं अस्पताल में अकेला था। बाबूलाल जा चुका था। उसने बताया था कि साहब, बीवी का पैर मुड़ गया है, वो आज नहीं आ पाएगा। फिर बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। मैं डेस्क पर बैठा मरीजों की फाइलें लिख रहा था। बिजली गुल हो गई और सिर्फ मेरी टॉर्च का उजाला बचा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था। वो भीगा हुआ था, पानी से बचने के लिए सिर पर गमछा बांधे हुए था और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। वो बोला, डॉक्टर बाबू, जल्दी चलिए, मेरी बहन बहुत बीमार है। वो तड़प रही हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मैंने टॉर्च उठाई और पूछा, बताओ कहाँ जाना है? वो बोला, हरिपालपुर गांव है, अंदर जंगल के किनारे पर ही है। आप डरिए मत, मैं साथ हूं ना। आपके लिए छाता लाया हूं। अपने हाथ में पकड़ा हुआ छाता उसने मुझे पकड़ा दिया। बारिश अब हल्की हो गई थी। कीचड़ में बाइक नहीं जा सकती थी तो मैं पैदल ही उसके साथ निकल पड़ा। हम गांव से बाहर निकल चुके थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ झींगुर और झिल्ली की तीखी आवाज और मेंढकों की टर्र टर्र के साथ बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। मैं शुरू से कस्बे में फिर शहर में रहा था। ऐसे गांव में बारिश की ऐसी आवाजें मैंने पहली बार सुनी थी, इसलिए मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। रास्ता कीचड़ से लथपथ था, पर वो आदमी आगे आगे तेजी से चल रहा था। उसे तो हर रास्ता पता ही था। मैं कई बार फिसलते फिसलते बचा। मैंने पूछा, तुम्हारी बहन का क्या नाम है? उसे बीमारी क्या है? वो बोला, उसका नाम सलोनी है, कई दिन से बीमार है। ऐसे ही देसी जड़ी बूटी का इलाज करते रहे। हम बहुत गरीब हैं, डॉक्टर को पैसे देकर दवा करा नहीं सकते। आपका बहुत नाम सुना है कि मरीजों पर पैसे भी छोड़ देते हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया था। मैं सलोनी का नाम सुनकर बहुत जोर से चौंका था, लेकिन यह भी कंफर्म नहीं था कि ये वही वाली सलोनी है जो मुझसे दवा लेने आई थी। पता नहीं क्यों मैं एकदम से परेशान हो गया। अगर वही लड़की हुई तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं कितना ज्यादा बीमार हो चुकी होगी। यही सब बातें सोचता हुआ मैं उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। अचानक मुझे ख्याल आया कि इतनी देर से मैंने उस आदमी का नाम तक नहीं पूछा है। मैंने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम माधव है। कुछ देर बाद हम एक खंडहर नुमा इमारत के सामने पहुंचे। उसने कहा,
यही है हमारा घर। मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। उस घर की टूटी हुई दीवारें थीं, जंग लगे खिड़की के ग्रिल थे और लकड़ी के दरवाजे सड़े हुए थे। माधव ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, भीतर आइए, सलोनी अंदर कमरे में है। मैं थोड़ा हिचका, पर डॉक्टर का धर्म निभाना था, इसलिए अंदर घुस गया। घर की हालत खस्ता थी, लेकिन एक जगह थोड़ी साफ सुथरी दिखी। वो एक पुरानी मगर व्यवस्थित झोपड़ीनुमा कोठरी थी। माधव बोला, यही है हमारा घर। मैं अंदर गया और आंखें हैरान रह गई। सामने सलोनी लेटी हुई थी। वो बहुत थकी हुई, कमजोर लग रही थी, लेकिन आंखें अब भी वैसी ही मासूम थीं। पास में एक अधेड़ महिला बैठी थी जो सलोनी की मां थी। उसके बाल गीले थे, चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में स्नेह था। मुझे देखते ही बोली, आइए बेटा, आप ही हैं डॉक्टर शेखर। सलोनी ने बहुत तारीफ की थी आपकी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पूछा, कैसी हालत है इनकी? सलोनी की मां बोली, 3 दिन से बुखार है, कुछ खा नहीं रही, बस आपको बुलाने की जिद कर रही थी। मैंने सलोनी की नाड़ी देखी, वो तेज चल रही थी। उसे हल्का बुखार था और शरीर कमजोर था। मैंने उससे पूछा, कब से ऐसा है? सलोनी की मां ने बताया, ऐसा 3 दिन से है। पहले गैस रहती थी, आपने जो दवा दी थी उससे आराम मिला था, पर उसके बाद न जाने क्या हुआ। तभी सलोनी की आंखें खुली। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, डॉक्टर बाबू, आप आ गए? मैं जानती थी कि आप जरूर आएंगे। मैंने कहा, तुम ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना। मैंने इंजेक्शन निकाला और पूछा, गर्म पानी मिलेगा? सलोनी की मां उठी और बोली, हाँ बेटा, थोड़ी देर में गर्म कर देती हूं। मैंने ध्यान से देखा। घर के कोने में एक मिट्टी का चूल्हा था। पलंग के पास एक लोटा, स्टील की पुरानी थाली और कुछ सूखे आम के पत्ते पड़े थे। मैंने कहा, आप लोग यहां कैसे रहते हैं? ये तो थोड़ा वीराना सा इलाका है। वो महिला बोली, बेटा, हम गरीब हैं। पहले गांव में थे, लेकिन बाढ़ में घर गिर गया, फिर यहां आ गए। यहां आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन हमें शांति मिलती है यहां। सलोनी पढ़ना चाहती थी, लेकिन हालात ने रोक दिया। अब बीमार पड़ी हैं तो और डर लगने लगा है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। एक तरफ इतना अभाव और दूसरी तरफ आत्मसम्मान, वो भी अकेले इस वीरान इलाके में। मुझे उनके प्रति बहुत सहानुभूति महसूस हो रही थी। सलोनी की मां ने एक थाली में मुझे कुछ खिलाने की कोशिश की और बोली, बेटा, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा भी मन होता है कि कोई हमसे भी मेलजोल रखे। थोड़ा खा लो, बस दाल चावल है। मैंने मना करना चाहा, पर उनकी आंखों में जो आत्मीयता थी उससे मैं टाल नहीं पाया। जैसे जैसे मैं खा रहा था, मुझे लग रहा था कि जैसे कोई अपना खिला रहा हो। सलोनी मेरी ओर हल्की मुस्कान के साथ देखती रही। वो बोली, बेटा, गरीबी में कोई साथ नहीं देता। सलोनी के पापा बाहर नौकरी करने गए हैं। यहाँ रचित, माधव 2 बेटे और सलोनी की जिम्मेदारी मुझ पर है। रचित? ये नाम सुनकर मैं चौंका। कहीं ये वही बच्चा तो नहीं है जो मुझे पहले दिन ही मिला था? वो भी बता रहा था कि उसके पापा बाहर नौकरी करते हैं। मैंने पूछा, रचित कहाँ है? वो तो मुझे पहले दिन ही मिला था। सलोनी बोली, हाँ, आपने उसे दोस्त बनाया था और 100 रुपये भी दिए थे। और एक बार माधव भैया भी आपसे दवा लेकर आए हैं। मैं फिर से चौंका। कब? सलोनी हंसने लगी और बोली, जब आप अपने मरीज को ढूंढ रहे थे और वो गायब हो गया था। अब जाकर मैंने माधव का चेहरा देखा। जब उसने गमछा हटाया, ये तो वही मरीज था। सलोनी कहने लगी, दरअसल उस दिन भैया परेशान थे, तब मैं इन्हें लेकर आई थी। दवा मिल गई थी। उस दिन हमें बहुत जल्दी थी। तभी मेरे दिमाग में यह शरारत आई थी कि आपके कंपाउंडर और चपरासी को डराया जाए। मैं खिड़की के पास थी, मैं वहां से हट गई। आप मुझे ढूंढने गए। उसे बीच में माधव भैया भी खिसक लिए। मैं तो पहले से ही निकल चुकी थी। ऐसा है कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। मैं उसकी हंसी को देखता ही रह गया। आपको बहुत जल्दी थी, इसलिए वतन थी चले आए थे। सचमुच वो कितनी मासूम थी और ये लोग कितने भोले भाले थे जो जमाने की ठोकर खाकर यहां जंगल में अपनी गुजर कर रहे थे। सलोनी बोली, लोग सोचते हैं हम लोग भूत प्रेत हैं। उनका ऐसा सोचना हमारे लिए अच्छा है। कम से कम भूत प्रेत के डर से कोई चोर, डाकू और दुष्ट इंसान तो हमें परेशान नहीं करेगा। हम इंसानों से बचे रहेंगे। मैंने दवा दे दी, साथ में कुछ पैसे भी दिए और बोला, कल फिर आऊंगा, कुछ खाने के लिए मंगवा लेना। रात के करीब 11 बज रहे थे जब मैं वहां से निकला। अब आसमान साफ हो रहा था, पर मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था। अगर ये सलोनी थी
तो बाबूलाल ने क्यों कहा था कि ऐसी कोई लड़की गांव में नहीं रहती? चलो माना ये राही गांव में नहीं रहती, लेकिन पड़ोस के गांव में तो रहती हैं। इतने सालों से बाबूलाल यहां रह रहा है, तो क्या वो इन लोगों को जानता नहीं होगा? या उसने कभी ये जंगल के किनारे वाला गांव नहीं देखा होगा? तो क्या वो यहाँ के रहने वाले लोगों को जानता नहीं होगा? अगर ये इन लोगों का घर है, तो आसपास इतने खंडहर क्यों हैं? कोई दूसरा इंसान क्यों नहीं दिखा? लेकिन वो मुस्कान, वो आंखें, वो घर का खाना, सब कुछ बहुत असली लगे थे। मैंने खुद को समझाया, डॉक्टर हो तुम, दिमाग में झूठे ख्याल मत पालो। उस दिन मैं एक बीमार लड़की के इलाज के लिए गया था, पर जिस घर में पहुंचा वहां सिर्फ लड़की नहीं थी, कुछ और भी था जो चुपचाप सांसें ले रहा था। अगले दिन मुझे खुद रचित लेने आया। इतने दिनों के बाद उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और उसके बाद तुम तो गायब हो गए, आज तक दिखाई नहीं दिए। कहाँ रहे इतने दिन? उसने बताया, मैं अपनी पढ़ाई में बिजी था। दीदी तो बीमार ही हैं, भैया बाहर के काम करते हैं, तो घर में मैं मम्मी की मदद करवा देता हूँ, इसलिए कहीं जा नहीं पाता। फिर वो बोला, आप बहुत भले हैं डॉक्टर साहब। गांव वाले तो दवाई के नाम से ही डरते हैं, लेकिन जब से आपने बबुआ के पेट का दर्द ठीक किया है ना, सब आपको भगवान कहने लगे हैं। मैंने हंसते हुए कहा, भगवान तो नहीं भाई, लेकिन हाँ, इलाज करना मेरा फर्ज है। रचित अचानक पूछ बैठा, आप टाइम पर खाना खाते हैं? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, कभी कभी टाइम पर खा लेता हूँ, कभी कभी नहीं खा पाता। उसने कहा, आज मम्मी ने कुछ खास बनाया है, खाना खा के ही जाना। नहीं तो मुझे उसका अपनापन बहुत अच्छा लगा। घर पहुंचकर मैंने देखा कि सलोनी का वैसा ही हाल है। मैंने उसे बुखार चेक किया, फिर उससे पूछा, बुखार तो तुम्हें है, गला भी सूख रहा है, क्या कुछ उल्टी दस्त हुए? वो बोली, नहीं, बस थकान है। सलोनी धीरे से मुस्कुराई और बोली, मुझे लगा आप नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने रचित को बुलाने के लिए भेजा था। मैंने हल्का सा उसका सिर थपथपाया और कहा, मैं क्यों नहीं आता, डॉक्टर का फर्ज है मरीज को बिल्कुल ठीक करना। मैंने बैग से एक इंजेक्शन और कुछ टेबलेट्स निकाली और कहा, गर्म पानी के आओ। रचित भागकर एक मिट्टी की हाड़ी में पानी लाया और माँ ने चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में रचित गर्म पानी ले आया और मैंने उसको इंजेक्शन लगा दिया। माँ ने थाली परोसी और कहने लगी, डॉक्टर बाबू, खाना खा लें। सलोनी ने खुद कहा था कि बिना खिलाए मत भेजना। खाने में दाल, चावल और बैंगन का भरता था, वही जो कभी सलोनी ने डिस्पेंसरी में खिलाया था। रचित ने कहा, हम गरीब हैं डॉक्टर भैया, लेकिन प्यार की कमी नहीं है। बहन ने कहा था कि डॉक्टर का मन बहुत साफ है। मैंने थाली उठाई और खा लिया। सच कहूं तो मिट्टी की दीवारों के बीच जो अपनापन था, वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिलता। सलोनी की आंखें थकी हुई थीं, लेकिन अब शांत थी। मैंने सलोनी को दवा दे दी। वो सोने लगी तो रचित ने कहा, डॉक्टर साहब, रात हो रही है, मैं आपको छोड़ आता हूं। हम निकलने लगे, लेकिन तभी मैंने देखा कि एक टूटी दीवार के पीछे कोई परछाई सी हिली। मैं चौंक पड़ा। मैंने टॉर्च घुमाई, कहीं कुछ नहीं था। मेरी घबराहट को देखकर रचित बोला, कभी कभी कोई जंगली जानवर भटक आता है इधर, डरिए मत। मैंने खुद को संभाला, लेकिन जाते जाते मैंने पलट कर देखा कि सलोनी की खिड़की से कोई झांक रहा था, लेकिन वो सलोनी नहीं थी। सलोनी की मुस्कान में कोई रहस्य था, जैसे कोई उसकी आंखों के पीछे से मुझे घूर रहा हो। अगली सुबह जब मैं डिस्पेंसरी पहुंचा तो नींद ठीक से नहीं आई थी। सलोनी की खिड़की पर जो परछाई दिखी थी, वो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। रचित सुबह तड़के ही आ गया। वो मुझसे पूछने लगा, डॉक्टर साहब, चाय बना दूं? मैंने उससे कहा, अरे बना ले भाई, पर तू इतनी सुबह कैसे आ गया? वो बोला, माँ ने कहा था आज खिचड़ी भी लाऊंगा, बहन ठीक हो रही हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देना है। उसकी बात पर मैं मुस्कुराने लगा। रचित अपनी दुनिया में मस्त था। वो कभी झाड़ू लगा देता, कभी मरीजों को लाइन में लगाता, कभी किसी बूढ़ी औरत का छाता पकड़ कर ले आता। अब वो न सिर्फ कंपाउंडर का काम कर रहा था, बल्कि मेरा सच्चा साथी भी बन चुका था। करीब 10 बजे होंगे, तभी बाहर से हल्ला सुनाई दिया और एक औरत घबराई हुई आवाज में बोली, डॉक्टर बाबू, जल्दी आइए। राम प्यारी की बहू फिर से बेहोश हो गई। मैं बाहर निकला तो देखा गांव की 2 औरतें एक तीसरी को कंधों पर पकड़े चली आ रही थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोली, डॉक्टर बाबू, ये बहू रोज रात में बोलती हैं कि कोई उसको दबा रहा है, उसके ऊपर कुछ चढ़ रहा है।
हम तो झाड़ फूंक करवा रहे थे, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने उसे देखा तो हल्का बुखार था और पल्स कमजोर थी। मैंने कहा, यह तो कमजोरी और एनीमिया का मामला है, डर और भूत नहीं, दवा दो तो ठीक हो जाएगी। मैंने उसे ग्लूकोज दिया और आयरन की दवा लिख दी। रामप्यारी बोली, तू तो भगवान है बाबू, पंडित ने तो कहा था कि इसके ऊपर निचली जात वाली आत्मा चढ़ गई है। मैंने हंसते हुए कहा, अब वो आत्मा भी गोली खा के चली जाएगी। वहां मौजूद सब लोग ठाका मारकर हंस पड़े। तीसरे दिन शाम को फिर सलोनी आई। वो अकेली थी। मैंने पूछा, अब कैसी हो? उसने जवाब दिया, अच्छी हूं, बस थोड़ी थकावट है। मैंने उसका बीपी चेक किया, वो बिल्कुल सामान्य नॉर्मल था। उसके साथ में कोई नजर नहीं आया। मैंने पूछा, अकेली आई हो? उसने जवाब दिया, हाँ, माँ गांव की बुआ के घर गई है, रचित खेत में गया है। मैंने उससे पूछा, तुमने कुछ खाया भी है? वो बोली, हाँ, आपकी दी हुई गोली ने असर कर दिया है। वो हंसी, लेकिन वो हंसी बर्फ जैसी ठंडी थी। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखें नहीं। मैंने गौर किया, उसके पैर गीले थे, जैसे कीचड़ में चली हो, जबकि बाहर तो सूखा था। मैंने फिर उससे पूछा, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? उसने कहा, हाँ, बहुत। और फिर वो बिना ज्यादा बोले चली गई। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों से मिला। मैंने जंगल के पास वाले गांव के हरपालपुर की सलोनी और उसके परिवार के बारे में पूछा तो सब चुप हो गए। फिर एक बूढ़ा धीमे से बोला, डॉक्टर बाबू, किसकी बात कर रहे हैं? मैंने कहा, रचित, वो लड़का जो रोज मेरे साथ आता है, जो मुझे सलोनी के घर ले गया था। सलोनी जो रचित की बहन है और उसका भाई माधव है। वो बूढ़ा सन्न रह गया। वो बहुत डरा हुआ नजर आ रहा था। वो बोला, मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन लड़का आता है जो आपकी मदद करता है, लेकिन हरपालपुर गांव के उन सब लोगों की बात मैं जानता हूं। वो मैं आपको बताता हूं। आप रचित और माधव की बात कर रहे हैं तो वे दोनों सलोनी के भाई ही हैं। वे सब लोग तो 5 साल पहले ही मर चुके हैं। दरअसल उन बच्चों के बाप बाहर नौकरी करने गए थे। वहां उनका एक्सीडेंट हो गया और वे वहीं मर गए। उनके मरने के बाद ये सब लोग बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहे थे। जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उसे सभी लोग छोड़ देते हैं। उनके रिश्तेदार, नातेदार, जान पहचान वाले सभी उन लोगों को छोड़कर चले गए। वे सब लोग बिल्कुल अकेले रह गए। अपनी मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे उन्होंने अपना काम चलाया। इनका मकान पहले से ही जर्जर था। वो तो पहले से ही टूटा फूटा था। एक दिन पानी बरसा तो लगातार 8 दिन तक खुला ही नहीं। एक दिन बहुत पानी बरसने से मकान ढह गया और वे लोग उसी में दफन होकर मर गए थे। तब से ये बहुत लोगों को दिखाई देने लगे। इनके बारे में तो सभी लोग जानते हैं साहब। आपको भी तो सावधान किया था। बूढ़े की आंखों में डर उतर आया। मैं कांप गया। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, पर मैं तो रोज देखता हूं उसे। वो मेरे लिए चाय बनाता है, काम करता है और सलोनी दवा ले रही है। बूढ़ा फुसफुसाया, डॉक्टर साहब, वो आपको ही दिखता है। वो आपके लिए ही काम करता है, लेकिन आपके यहाँ जो भी लोग दवा लेने जाते हैं उनमें से वो किसी को भी नहीं दिखता है। आप उनकी आत्माओं के फंदे में फंस चुके हैं। सलोनी बहुत सुंदर थी, मगर उसका चेहरा अंतिम बार जब देखा था तो आधा कुचला हुआ था। एक आंख नहीं थी। मेरे कानों में घंटियां सी बजने लगी। मुझे सलोनी की हरकतें याद आने लगी जो कभी नॉर्मल लगी ही नहीं थी। उसकी वो हंसी, वो गीले पैर, वो खिड़की से झांकता साया, मुझे सब याद आने लगा। मैं सिर्फ दवा ही नहीं बांट रहा था, कोई मुझसे अपना डर भी बांट रहा था। हमारे भले कर्म आत्माओं को भी बांध लेते हैं और मुक्ति का रास्ता सिर्फ अग्नि से होकर जाता है। शहर में आकर मैंने राहत की सांस ली थी, लेकिन राही गांव से मेरा संपर्क अभी भी जुड़ा हुआ था। बाबूलाल और श्यामलाल मुझे फोन करके सारा हाल बताते थे कि कैसे गांव वाले अब दुखी हैं। बहुत से तो रोने भी लगते हैं। मेरी नई पोस्टिंग होने से मुझे सुकून मिल गया था। साफ सुथरा क्लिनिक था, व्यवस्थित शहरी लोग आते थे और समय पर आने वाली एम्बुलेंस थी। लेकिन यह राहत बहुत जल्दी डर में बदल गई। रात को जैसे ही लाइट बंद करता, मुझे सलोनी दिखने लगती थी। वही मुस्कुराती आंखें, माथे पर पीली बिंदी और पीला सूट पहने मुझे जगाने आ जाती। कभी खिड़की के बाहर दिखती, कभी वॉशरूम के शीशे में और कभी मेरे पीछे खड़ी, सिर्फ सांस लेती हुई मुझे देखती रहती। रचित भी दिखता, कभी मंदिर के बाहर बैठा, कभी हॉस्पिटल के मेन गेट पर खड़ा हुआ। एक रात उसकी मां भी दिखी। वो कंबल ओढ़े कांपती हुई बोली, हमारा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, कोई नहीं। हमारी मिट्टी तक को किसी ने हाथ नहीं लगाया। हमें मुक्ति चाहिए।
माधव अक्सर मुझे बुलाता, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अब डर ने नींद छीन ली थी, मन का चैन टूट गया था। मैं दिन भर काम करता, लेकिन शाम होते ही छुप जाता। आखिर एक बुजुर्ग मरीज की सलाह पर एक पुराने तांत्रिक सूरज बाबा से मिलने गया। वो शहर से थोड़ी दूर पीपल के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहते थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ तंत्र पढ़ा, फिर बोले, डॉक्टर साहब, ये आत्माएं बुरी नहीं हैं। अचानक हादसे में सब मरे, लेकिन किसी ने आज तक उनकी लाशों का अंतिम संस्कार नहीं किया। तभी वे आत्माएं भटक रही हैं। ये लोग बेसहारा थे, कोई इन्हें पूछता नहीं था। आपने सबसे पहले उन्हें इंसान समझा, बच्चों को रुपए दिए, सलोनी को दवा दी। ये संपर्क आपने ही शुरू किया था, तभी वे आपकी आत्मा से जुड़ गए। मैं सांस रोककर सुनता रहा, लेकिन अब ये आत्माएं मुक्ति नहीं पा रही, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। उनके शरीर आज भी बिना किसी कर्मकांड के उस खंडहर में सड़े पड़े हैं, बस यूं ही पड़े हैं जैसे जानवर के हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सचमुच ये इंसानियत के मुंह पर तमाचा था। सूरज बाबा ने कहा, अगर आप सच में उन्हें शांति देना चाहते हैं तो उनका अंतिम संस्कार कीजिए, उनका कर्मकांड कीजिए, बस फिर ये लौट कर नहीं आएंगे। मैंने ये बात मम्मी पापा को बताई। पापा पहले तो डर गए, लेकिन फिर मेरे कारण साथ देने को तैयार हो गए। माँ ने खुद गंगा जल, चावल और एक नया कपड़ा तैयार किया। हम लोग एक जीप में गांव पहुंचे तो गांव वाले मुझे देखकर इतना खुश हुए कि पूरे गांव के लोग मिलने के लिए आ गए। गांव वालों को सारी बात मालूम हुई तो वे भी साथ में आ गए। खंडहर अब भी वैसा ही था। हमने गांव के कुछ मजदूरों की मदद से घर को धीरे धीरे खोदा। वही 4 नरकंकाल मिले जो सलोनी की मां सलोनी, उसके भाई माधव और रचित के थे। मेरी मम्मी तो फूट फूट कर रो पड़ी। सारा सामान लाया गया और विधिवत हमने पास के शमशान में गांव के पंडित से संस्कार करवाया। सारे कर्मकांड, मंत्र, पूजा करवाकर और फिर तीनों को अग्नि दी। धुएं के साथ जैसे आत्माएं ऊपर उठ गई। फिर वही गांव में रहकर हम लोगों ने सारे 10 सवा 13वीं के पूरे कार्यक्रम पूरे किए और शांति पाठ करवाया। वहां से हम रवाना हुए तो गांव वाले रो रहे थे। मेरे मम्मी पापा को भी उस दिन महसूस हुआ कि डॉक्टर इंसानों के लिए कैसे भगवान होता है। वापस लौटते वक्त मेरा मन बहुत हल्का था। रात को मैंने पहली बार चैन से नींद ली। कोई ख्वाब नहीं आया। अगले दिन हॉस्पिटल गया तो मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब, आप आज कुछ ज्यादा ही शांत लग रहे हैं। मैं मुस्कुरा दिया। अब जब भी कोई भूखा दिखता है मैं उसे रोटी दे देता हूं। कोई रोता है तो सुन लेता हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि हर आत्मा तब तक भटकती है जब तक कोई उसे इंसान न समझे, उसका दर्द न समझे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर